एटम्स एंड न्यूक्लियाई में लास्ट क्लास चल रहा था, उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़े थे उस दिन। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन और न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट था। एटम के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाई, स्पेयर्स, और भी वो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का पावर 1/3। बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक मिला करके टॉपिक्स बहुत सारा हुआ था। तो अब बातचीत कर रहे हैं उस दिन जो क्लास जहाँ पर खत्म हुआ था वहीं से वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो बहुत छोटे क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज़ों को एक बार हम लोग सोचेंगे, एनालाइज करेंगे। एटम का स्ट्रक्चर पहली बार 9th केमिस्ट्री में पढ़े, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सब बार एटम के बारे में बातचीत होती रहती है। तो फाइनली हम लोग सीखे हैं, 12th अब फिनिशिंग होने को है, फाइनली हम लोग सीखे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज। और 4th और 3rd क्लास से हम लोग जानते हैं पॉजिटिव 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 आपस में रिपेल कर जाएगा, और न्यूक्लियस के पास किसी तरह का चार्ज नहीं है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस है, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके एटम के न्यूक्लियस के अंदर उतना स्टेबिलिटी के साथ नहीं रह पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो पॉजिटिव 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 रिपेल करके एटम के न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, बाहर चले जाएगा। एटम स्टेबल नहीं होगा, एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। लेकिन हमें मालूम है फ्रॉम जब से साइंस चल रहा है तब से कि एटम तो स्टेबल होता ही है। तो सवाल है कैसे हो जाता है एटम स्टेबल। तो परसों जाते समय हम लोग एक काम की बात सीखे थे जो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, है ना। यही एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा देखना है। न्यूक्लियॉन्स परसों बताया गया था, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन को कंसीडर कर लो। कंसीडर 2 प्रोटॉन्स, कंसीडर हम लोग 2 प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे। कंसीडर 2 प्रोटॉन्स, और दोनों के बीच में 9th क्लास में पहली बार ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़े थे कि यूनिवर्स में हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स तो लगता ही है, कैसा भी 2 ऑब्जेक्ट हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। ऐरा गैरा जगह पे बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। तो कैपिटल G m1 m2 r स्क्वायर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होता है। कैपिटल G की वैल्यू हमें मालूम है, उसको रख करके अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.86 इंटू 10 की पावर -64 बाय r स्क्वायर न्यूटन। ये डेटा याद नहीं करना है, इससे हमें कुछ निकालना है अपने काम की बात। ठीक है, वी आर मच मोर इंटरेस्टेड अबाउट हमारा काम कहां पर बन रहा है उससे। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें। और 4th क्लास से जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगता है। 11th 12th में सीखे कि वो जो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लगता है वो कूलम्बिक फोर्सेस है। कितना है क्या अगर बात किया जाए तो दैट कूलम्बिक फोर्सेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दोनों प्रोटॉन है बाय r स्क्वायर, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर ही दिस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू स्टार्टिंग में याद किए थे 9 इंटू 10 की पावर 9 थी, है ना। इन सब का वैल्यू अगर यहाँ पर स्लॉट करेंगे तो दिस विल बी 2.304 इंटू 10 की पावर -28 बाई r स्क्वायर, जितने दूरी पर है दोनों प्रोटॉन। अरे समझे, मान लो r दूरी पर है, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हो -64 के रेंज में है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो -28 के रेंज में है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 का पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। और 10 का पावर 36, आप लोग मैथ्स वाले लोग हैं या आप साइंस वाले लोग हैं तो समझ रहे 10 का पावर 36 बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से वो दोनों जो प्रोटॉन्स है वो अट्रैक्ट करता, बट कूलम्बिक फोर्स के वजह से रिपेल करने का फोर्स अट्रैक्शन वाले के कंपैरिजन में 10 का पावर 36 जो कि बहुत ज्यादा, वो उतना ज्यादा है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्सिव वाला फोर्स है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रुक नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा है। और इतना फोर्स अगर रिपल्सिव का है तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर उतना प्रोटॉन को स्टेबल फॉर्म में रुक पाना, रख पाना इम्पॉसिबल है। वहां से बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी पढ़ते रहते हैं,
एटम ही आज के डेट में दिखता नहीं है। साइंस, ये तो 200 साल पहले की बात है, आज के डेट में भी हमें एटम ही नजर नहीं आता। बात एटम के न्यूक्लियस के अंदर कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैव इमेजिन्ड, मेक वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड कम टू एन कंक्लूजन दैट जरूर एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक तीसरे तरह का फोर्स भी लगता है, और उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वुड टीयर का मतलब फाड़ देना होता है, 10 का पावर 36 टाइम्स है। सिर्फ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ही होता तो ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में 10 का पावर 36 टाइम्स ज्यादा ये न्यूक्लियस को फाड़ देता, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें मालूम है कि एटम जो है वो स्टेबल होता है, एटम का न्यूक्लियस। तो देयर हैज टू बी अ फोर्स टू बाइंड ऑल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, एक जरूरत पड़ेगा। वैसे हमें मालूम है कि न्यूट्रॉन का रिपल्सन तो नहीं होगा क्योंकि उस पर चार्ज ही नहीं होता है, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं दोगे, 10 का पावर 36 टाइम्स का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो फाड़ ही देगा न्यूक्लियस को, तो वो भी तो कहीं इधर उधर ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन ही दूर भागेगा, अगर एक बाउंडेड रीजन ही नहीं है तो न्यूट्रॉन भी इधर उधर चला जाएगा, है ना। बट दे वुड टेंड टू ड्रिफ्ट अबाउट एनीवेयर इफ नॉट हेल्ड टाइटली इन द न्यूक्लियस। इसके लिए एक फिर से स्ट्रॉन्ग कैसा फोर्स की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव ही ज्यादा है। अट्रैक्शन सिर्फ ग्रेविटेशनल वाले से काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर एक तीसरे तरह का फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर है, जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध करके एक जगह पर रख सकता है। उसी फोर्स का नाम दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स जहां मर्जी तहां नहीं दिखेगा, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर दिखता है। दिस फोर्सेस नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। सिलेबस के हिसाब से बात करें तो एटम एंड न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस का कंपोजिशन, मास, स्ट्रक्चर के साथ आपको न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा सा नहीं है, एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आप लोगों के क्लास में कोविड सिलेबस के वजह से नहीं, इतना ज्यादा ये एटॉमिक लेवल पर बातचीत है कि 11-12 के किताबी नॉलेज से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये आपको याद ही टाइप का कुछ करके एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो इतना तो श्योर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा ही होगा, नहीं तो वो टीयर अपार्टी हो जाएगा। तो बाई एक्सपेरिमेंट से इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, न्यूक्लियर फोर्सेस को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला आज तक नहीं निकाला गया है। बट बाय एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वही जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक 10 का पावर 36 ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल से कंपेयर किया जाए तो न्यूक्लियर फोर्सेस 10 का पावर 38 टाइम ज्यादा है। ये डेटा याद करना, ये थोड़ी किसी को याद रहता है। 3.86 into 10 का पावर -64, ये सब नहीं याद रहेगा। बट ये याद रखना है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर अगर बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स 10 का पावर 38 टाइम ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 100 गुना ज्यादा है, 36 से 38, 10 का पावर, ठीक है। दूसरा नंबर देख रहे हैं कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस होता है, मेरे तुम्हारे बीच में नहीं लगेगा, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही ये सब फोर्सेस जो है वो लगता है। सब जगह पर ये फोर्स के बारे में बातचीत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर फोर्सेस हम लोग फाइनली पता लगा लिए कैसा फोर्सेस है, अट्रैक्टिव। बट अगर ये सच में अट्रैक्टिव ही है तो फिर रिपल्सिव वाला खेल उल्टा हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्टिव ही है, अट्रैक्टिव ही है, अट्रैक्टिव ही है, अट्रैक्टिव ही अट्रैक्टिव है, तो फिर अट्रैक्शन कर करके फिर एटम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये सब दिखता नहीं है। सब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत दिमाग लगा कर ये बातें बताई है कि ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, बट उसमें थोड़ा सा अंत में जाकर के रिपल्सिव फोर्सेस का नेचर भी है, नहीं तो अट्रैक्ट कर करके न्यूक्लियस को जो है वो कोलैप्स करवा देता। बट ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्सेस कोई ऐसे रैंडम पूछे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 का पावर 38 टाइम्स है। बट एक्चुअली में उसमें पूरा पोर्शन अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें कुछ पोर्शन जो है उसमें रिपल्सिव वाला पार्ट भी है। कैलकुलेट नहीं कर सकते, फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, ओके। इसके बाद ये सैचुरेटेड फोर्सेस है। सैचुरेटेड फोर्सेस, अब इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, बट वीडियो में रहेगा, आप लोग कभी भूल जाएंगे तो सुनना। सैचुरेटेड फोर्स, अभी तक फोर्स का जितना भी क्वेश्चन बना है 9-10 का छोड़ो, 11-12 में, तो उसमें क्या करते हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाते हो। चार्ज में भी लगाए हो, मास में भी लगाए हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाते हो। पहले इसके वजह से लगा लिए, इसका निकाल लिए, इसका कर लिए, फिर सबको रिजल्टेंट रिजोल्यूशन करके फाइनल आंसर लगा दिए। ऐसा किसी तरह का नेचुरल न्यूक्लियर फोर्सेस में इस तरह का कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। दे आर कंसीडर्ड टू बी सैचुरेटेड फोर्सेस। न्यूट्रॉन के साथ होगा, प्रोटॉन के साथ होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ होगा,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगा। निकाल के सबका रिजल्टेंट नहीं लगाना है, सैचुरेटेड फोर्सेस है, आपस में इन दोनों के बीच में लग गया, फिर इन दोनों के बीच में अलग है, इन दोनों के बीच में अलग, इसके बीच में अलग है, उस तरह से कैलकुलेशन, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि तुमको लग रहा है कि अट्रैक्टिव है तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर गया और निगेटिव निगेटिव रिपेल कर गया, ऐसा कुछ नहीं। तो चार्ज इंडिपेंडेंट है और ये कॉमन सेंस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो है ही केवल पॉजिटिव वाला चार्ज, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है। मतलब ये जो फोर्सेज है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज वार्ज इसको लेने देना नहीं, ठीक है। और फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स का जितना भी क्वेश्चन बना हो, तो सेंट्रल फोर्सेज जब भी बनाए हो मान के चलते हो कि इस दोनों बॉडी के बीच में ही ये वाला फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी हो, ऐसा कोई बात न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में नहीं पता चल पाया है। दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये आपके बुक में दिया हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स आ चुका है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। मतलब हर साल ही इस चैप्टर से एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, एटम वाले में वो जो नील बोर वाला प्रूफिंग किए थे जिसमें 4-5 को प्रूफिंग था, किसी एक का आता है एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का या वेव नंबर का, और न्यूक्लियाई चैप्टर में ये ग्राफ बनाने के लिए पूछता है। आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग को मालूम है ऐसा, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ऐसा अब कहाँ ही आता है बोर्ड्स के एग्जाम। हम लोग के समय आता था, आपका तो आता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लो पूरा प्रॉपर्टी लिख दो, ऐसा कोई क्वेश्चन आज अब नहीं आता आपके एग्जाम में। ये ग्राफ बनाने के लिए आता है, या वाइसे वर्सा, ग्राफ दिया हुआ रहेगा, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करके ये प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है। तो आपको ये ग्राफ के बारे में ठीक से समझ लेना है। मेजर ग्राफ है, 100% कंफर्म है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आने का, 30% कंफर्म है जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में सीधा ये ग्राफ एटम न्यूक्लियाई से लड़ जाने का, एकदम 30% चांसेस है। क्योंकि आप देख रहे ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, यही बीच में से कंसेप्चुअल बातें उठा करके पूछी जाएगी। एटम वाले में है उतना फॉर्मूला है, हर चीज का फॉर्मूला है, तो वहां एक अलग बात है। न्यूक्लियाई में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, यही इसी के बीच में से कुछ कॉन्सेप्ट उठा करके पूछा जाएगा। तो ये ग्राफ बोर्ड्स में 100% है, एकदम 100%, एकदम 100% कंफर्म है। यही मेंस और नीट में 30% वाली बात है, 1/3 चांस है कि ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस ग्राफ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये ग्राफ जो है वो एक्चुअली में इस ग्राफ यही दिया हुआ, बट इस ग्राफ को बनाने से पहले ये न्यूक्लियर फोर्स और ये है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, याद रहेगा। अभी लिखते समय लिखोगे ये ग्राफ किसका है, हमेशा ग्राफ पढ़ना तो पता है किस चीज का ग्राफ बना रहे हो। ये न्यूक्लियर फोर्स और यार क्या है, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े चार्ज इंडिपेंडेंट है, सबके बीच में बराबर ही आएगा। कहता क्या है, खुद से भी देख करके थोड़ा पता लगा सकते हो। ये बता रहा है कि जब डिस्टेंस ज्यादा है, अब फर्मी मीटर एक्चुअली में काफी कम ही है, बट फिर भी कंपैरेटिवली 0.8 फर्मी मीटर से 10 फर्मी मीटर तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया है ना। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स का वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब ही है कि दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, जैसे जैसे दूर जाओगे तैसे तैसे न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो काफी कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी बढ़ रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो फोर्स का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, फोर्स का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ने में आप लोग अभी खुद एनालाइज किए खुद से कि क्या बढ़ना तो है, बट कौन सा फोर्स ज्यादा है, ओवरटेक कौन कर रहा था, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हम लोग किसका लेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है ये शो करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस का। फिर अभी बात हुआ है कि अगर अट्रैक्टिव ही रह गया तो एटम कोलैप्स कर जाएगा। ये डेटा याद करना है, ये हर किताब में दिया हुआ है। 0.8 फर्मी मीटर के बीच का जब डिस्टेंस होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, उसी समय पर ऐसा देखा गया है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। जरूरी है, नहीं तो एटम कोलैप्स कर जाएगा। ये दिखता तो है नहीं, ये साइंटिस्टों ने अपने कैलकुलेशन से बहुत सोच समझ करके बाई सारे चीज को एनालाइज करके बनाया हुआ ग्राफ है। ये डेटा ग्राफ आपको याद करना है, ठीक है। बट ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया नहीं, ये वाला दिया हुआ है। ये ग्राफ एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी और वही है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स के बीच का ही ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। और ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रिलेशन F बराबर -du/dr है ना, 11th क्लास में था। ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कुछ काम नहीं है इसमें, बट फिर भी अब ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, तो अभी 1-2 दिन पहले प्रूफ ही कर रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज वाला 1/4πε0 Q1 Q2/r होता है ना, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी दिमाग में होना कि कौन सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ग्राफ बना रहे भाई।
इसके बारे में बना रहे, इसी चीज से देख करके बनाया गया है। यही है ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा मैथमेटिकल बात है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि कब लगता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब खिंचाना, तो कब होता है, खिंचाने वाला कॉन्सेप्ट कब होता है? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज और कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में एक आध लोग नहीं किए होंगे तो करो, आप लोग पहला चैप्टर थोड़ी पढ़ाएगा आदमी, उसका न्यूमेरिकल में आपको बताएगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो लेते ही उसका साइन भी लिया जाता है। तो अगर ऑपोजिट है और अट्रैक्ट कर रहा है, ऑपोजिट है और अट्रैक्ट कर रहा है, ऑपोजिट है अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एफ का वैल्यू निगेटिव आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब u का भी तो वही हिसाब किताब है, 1/4π Q1 Q2/r। ऑपोजिट है, ऑपोजिट है मतलब एक पॉजिटिव में और एक ये निगेटिव में। ऊपर से साला ये स्केलर क्वांटिटी, इसका माइनस तो तुम वैसे में भी नहीं छोड़ सकते हो। वेक्टर का माइनस कुछ लोग जो लोग क्लास किए थे उन लोगों को आइडिया होगा, 11th का ग्रेविटेशन, 12th का कूलम्बिक फोर्स, माइनस लेने का जरूरत नहीं पड़ता, वहां साइन दिखा के न्यूमेरिकल बना लेते हैं रिजल्टेंट रिजोल्यूशन निकाल के। बट ये तो स्केलर है, इसका माइनस कहां लेके जाओगे? इसका तो तुमको लेना ही है। तो जहां जहां पर एफ निगेटिव आ रहा है, एफ निगेटिव आने का मतलब है कि चार्जेस का जो क्या बोलते हो, चार्ज का जो साइन है वो अपोजिट है। चार्ज का साइन जब अपोजिट होगा, अपोजिट चार्ज ही ना अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज का साइन जब अपोजिट होगा तो ये जो यू निकालोगे दोनों अपोजिट साइन का, तो एक प्लस तो एक माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगा? आंसर माइनस में आ जाएगा। तो जहां जहां पर यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस माइनस पर है, वहां वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी माइनस में आएगा। अरे समझो, ये लिखने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने बहुत चालाकी से, ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता। पिछला प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो देखोगे ग्राफ दिया हुआ रहता है, ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। जैसे 10th में बायोलॉजी में आप लोगों का उसमें आया होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने के लिए जनरली नहीं आता, वो बना हुआ रहता है, उसमें लेबलिंग करने के लिए आता है। कुछ वैसा ही है, बच्चे लोग रट के जाते हैं ग्राफ बना या रट लेते हैं, लिख देंगे, उल्टा ग्राफ ही आएगा, तुमको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। ये ग्राफ एकदम 100%, मैं 100% बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इवन सेइंग 99%। बोर्ड्स के एग्जाम में 100% है ये ग्राफ आने वाला है आपका, क्योंकि इसी पर ये पूरा प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगा, है ना। तो इसको ग्राफ को अच्छे से सुन लेना, वीडियो में भी रहेगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी, इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन करना है। ये जो अभी इस चीज समझाया, समझ में आ गया? फोर्स निगेटिव वाले पोर्शन में ही पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात? अट्रैक्टिव जहां पर फोर्सेस है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो निगेटिव में आएगा। ये हो गया बात। अब इसमें नॉन मैथ वाले एक आध लोग शायद समझ में नहीं आए, बट पहले ये काम कर चुके हैं, तो नॉन मैथ वाले लोग भी ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आ रहा है। बाकी मैथ वाले तो अभी एक चैप्टर पढ़ कर आते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। नॉन मैथ वाले लोग 11th फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़े हैं, मैक्सिमा मिनिमा 11th 12th में काम आता है। मैक्सिमा मिनिमा तो हर चैप्टर में काम आएगा, फिजिक्स के क्लास में भी। और मैथ वाले लोग जस्ट अभी पढ़े हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर देखो 0.8 फर्मी मीटर, इसमें फोर्स का वैल्यू क्या है? 0.8 फर्मी मीटर में फोर्स का वैल्यू निगेटिव है, फोर्स का वैल्यू 0 है। और मैक्सिमा मिनिमा का कंटेंट क्राइटेरिया आप लोग मैथ्स वाले लोगों को याद होगा, नॉन मैथ्स वालों को भी याद होगा। क्रिटिकल पॉइंट कहां पर आता है? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट क्या होता है? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसका वैल्यू कितना पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। यही मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन का पहला क्राइटेरिया यही होता है ना। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर f का वैल्यू 0 आ रहा है, और क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, जहां पर f का वैल्यू 0, यहाँ पर कहीं पे हिंदी में लिख भी सकते हो, क्योंकि ये इस ग्राफ को जब एक्सप्लेन करना होगा तो तुमको इस पॉइंट को इसमें शामिल करना पड़ेगा। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है, और तुमसे पूछा जाएगा इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते समय तुमको सिर्फ यही बात बताना है कि जहां जहां पर फोर्स निगेटिव वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा, पहला चीज ये। और मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से इस ग्राफ में लिख दोगे जहां F0 वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम दोनों का एक क्राइटेरिया होता है, बट यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होता है तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि बात ही निगेटिव की हो रही है और निगेटिव के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये 0.8 फर्मी मीटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 0.8 फर्मी मीटर को ध्यान में रखना। यहाँ पर 0.8 फर्मी मीटर में F का वैल्यू क्या हो रहा था? 0। और यहाँ पर 0.8 फर्मी मीटर में देखो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम में निगेटिव, मतलब मिनिमा है, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, समझा रहे? बाकी बस तुमको यही एक्सप्लेन करना है कि जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस निगेटिव, मतलब जहां पर फोर्सेस अट्रैक्टिव है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होगा, जहां रिपल्सिव है वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा,
और जिस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस का वैल्यू 0 है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 नहीं होगा, उसका मिनिमा वैल्यू पड़ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, 11th फिजिक्स में पढ़े थे। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए 100% आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम। समझ गया? लिखवा दूं? हो जाएगा? थोड़ा साइड में हिंदी में लिखना, जहां F0 वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम, बाकी वही है, जहां F अट्रैक्टिव वहां पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, जहां F रिपल्सिव वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव। दिस इज न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। क्यों आना पड़ा, बात क्यों करना पड़ा न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में? 8th क्लास से फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो हमेशा तुमको पढ़ाया गया होगा, जो भी जहां भी पढ़ा हो, तो पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला आएगा, और अब न्यूमेरिकल आएगा, वो इस चैप्टर में नहीं आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला पता नहीं। ये ऐसे ही बात होगा, प्रॉपर्टी लिखो कब क्या क्यों किस लिए ग्राफ कैसे, न्यूमेरिकल इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको बना ये हो गया हमारे चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म। ग्राफ को अच्छे से बना लोगे, जहां F0 वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम, जहां F अट्रैक्टिव वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव, जहां F रिपल्सिव वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव। हो जाएगा? ठीक है, उसको लिख लेना, क्योंकि ग्राफ एक्सप्लेन करने आएगा तो प्रॉपर्टी लिख के मत चले आना। ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए तो बस वही सब चीज बताना पड़ेगा कि क्या क्या ग्राफ में बनाए हो। ठीक है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियाई का, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही, कंफर्म है आएगा, और आना नहीं आना बात की बात है, कुछ सीख के भी तो जाओगे, 12th खत्म होने को है, कुछ तो ऐसा आना चाहिए तुम्हें जो 9th 10th और 11th वालों को नहीं आता है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसके लिए क्या करना है, तुम कंसीडर करो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कोई एक एटम का न्यूक्लियस कंसीडर कर लो, नाम है X। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना? Z, और एटॉमिक मास A है। ओके, तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। दो तरीके के बीच में घूमते चले आ रहे हैं, 9th में 10th में 11th में 12th में, दो तरीका लगातार आते चला। कौन कौन सा? एक है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ो, उससे आता है, और फिर दूसरा तरीका आपको सिखाया गया, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, इससे 1 AMU निकाला जाता है, और फिर कंपेयर कर करके फलाना कार्बन का तो ठीक है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन का, है ना। छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े उन लोग पढ़ो। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास 23 है, तो इसका दो मतलब होता है। 23 का मतलब यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो वैल्यू 23 आएगा, और इसका दूसरा मतलब होता है कि सोडियम एलिमेंट का एक एटम का मास 1/12 ऑफ C12 एटम से 23 टाइम्स हेवियर होता है। 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यही दो चीज के बीच में 9th में 10th में 11th में 12th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में बायो में कभी काम आए तो काम आए, इसके बीच में हम लोग उलझे रहे। ठीक है, बट एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है, फाइनल समरी ये कहता है, जो कि अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बातचीत हुआ कि न्यूक्लियॉन्स है, वहां पर डिस्कशन हुआ कि पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्सेस है, और रिपल्सिव फोर्स जो है वो एटम का न्यूक्लियस को फाड़ देगा। तो उसको रोकने के लिए दो तरह का फोर्स था, तो एक था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत कम था, तो उससे काम नहीं बना। वहां पर हम लोग फाइनल समरी किए कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स भी होता होगा, जो कि एटम को बांध, एटम को नहीं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखता होगा। बट रखता होगा तो कहाँ, जैसे रखने के लिए भी तो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि तुम न्यूक्लियर फोर्स का बात तो कर लिए कि वो फोर्स है जिसके वजह से बचा हुआ एटम कोलैप्स नहीं कर रहा, बट वो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर उतना सारा न्यूक्लियॉन्स अगर एक जगह पर है, तो उसको वहां पर रखने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगा, उसको वहां पर रखने के लिए भी वी रिक्वायर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि एटम के अंदर आप लोग बातचीत की, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड बताया था गोल 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 घूमेगा, नील बोर बताया वहां गोल 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 घूमेगा, जिसकी एनर्जी फिक्स होगा, जिसके बारे में बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे थे। तो वैसे ही एटम न्यूक्लियॉन, एटम न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन बहुत बातचीत हुआ, बट एक्चुअली में एक तरह का एनर्जी मेरे को चाहिए जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पर बांध करके रखे। एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन को बांध करके रखने वाले एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। ये पूरा समरी है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, 9th 10th 11th 12th का केमिस्ट्री बोलो,
और 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स बोलो, समरी है एटम मॉलिक्यूल का, इट इज अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, सवाल है ये आएगा कैसे, ये कहां से आ गया ये एनर्जी। तो यहां पर जैसे कि बात बताई कि न्यूक्लियस दिख तो रहा नहीं है, तो ये साइंटिस्ट लोग ने सोचा ही है और इस पर काफी तर्क वितर्क हुआ है, बट फाइनली हम लोग इसी पर एग्री करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे आता होगा। तो अभी डिस्कशन हो रहा था कि एटम का मास हम लोग कैसे निकालते हैं। एटम का मास अभी आप लोग डिसाइड कर रहे थे कि प्रोटॉन का मास मतलब संख्या जोड़ दो और या फिर दोनों का मास निकालो, है ना। तो एक्चुअली में साइंटिफिक कैलकुलेशंस में ऐसा देखा गया है कि प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास और जो न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास है उसका जो सम करेंगे और एटम के न्यूक्लियस का मास का जो सम करेंगे वो 100% बराबर नहीं होता है। और ये नील बोर के एटॉमिक पोस्टुलेट में भी लिखा हुआ था कुछ नहीं, कल मतलब नील बोर के वाले में तो था ही, कल परसों न्यूक्लियस का जो कॉम्पोजिशन लिख रहे थे उसमें भी था, क्लियर कट लिखा हुआ 9th क्लास में पढ़ रहे हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट 99.9% से भी मास ज्यादा उस पर कंसंट्रेटेड होता है, बट 100% का बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो एटम का न्यूक्लियस का मास है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास है उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ही सही बट मास का अंतर होता है। जब न्यूक्लियस बनता है, जब न्यूक्लियस एटम के अंदर न्यूक्लियस बनता है, ये देखा मतलब देखा नहीं जा पाया, एटम ही नहीं दिखता, ये तो थोड़ी दिखेगा। साइंटिस्ट का बोला हुआ स्टेटमेंट है कि एटम के अंदर जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, जब न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर फोर्सेस से एक दूसरे के साथ बाइंड करता है तो उसमें मास का डिफेक्ट हो जाता है, मतलब कुछ मास जो है वो बर्बाद हो जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब जुड़ता है तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास है और जो मिल करके न्यूक्लियस के अंदर जब घुसा, उन दोनों के मास में थोड़ा सा डिफरेंस आता है और वही जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं मास का डिफेक्ट। और यहां पर आइंस्टीन का इक्वेशन का आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि मास बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर, इस बराबर का एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। और जब फाइनल समरी है एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियॉन्स खुद को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर लाता है तब थोड़ा सा मास का डिफेक्ट हो जाता है। उस मास का डिफेक्ट होने के वजह से वहां पर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और वही जो एनर्जी है वही एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखता है, उसी एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट, यही बातचीत है। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप आप लोग पढ़े, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है, क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, नॉन मेटल का डाउन द ग्रुप मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। सब बात सही है जो केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो, बट फाइनल समरी यह है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखने के लिए फोर्स एक तीसरा लगेगा, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एनर्जी एक एक्स्ट्रा चाहिए, वो जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है। न्यूक्लियर फोर्स कहां से आया तो अभी आपको बताएगा, 10 का पावर 36 उस वाले रेंज से ऐसा समझ में आएगी, ये तो फाड़ के रख देगा, मतलब एक और फोर्स की जरूरत है। और ये वाला एनर्जी कहां से आया तो उतने छोटे से जगह पर उतना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फंसा करके रखना है तो एनर्जी का जरूरत होगा। ये पहला चीज आया कि क्यों जरूरत है, फिर कहां से आया होगा तो वहां पर सोचा समझा एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर किया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास और एटम के न्यूक्लियस का जो मास है, हम लोग बचपन से ही पढ़े, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास से ही एटम का मास जो कि पूरे न्यूक्लियस पर होता है, बट 99.9% ही होता है। थोड़ा सा लॉस जरूर होता है, उसी लॉस होने के वजह से ही इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है जो कि न्यूट्रॉन बोल रहा हूं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन को बांध करके रखता है, उसी एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? तो ये अगर एक एग्जांपल से लिखना पड़ेगा तो इफ यू विल टॉक अबाउट दिस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम X, इसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A, है ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना कितना हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना कितना हुआ, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो प्रोटॉन का संख्या भी कितना हो गया, प्रोटॉन का संख्या Z ही हो गया, नहीं तो मास ऑफ तो Z इंटू एक मास ऑफ प्रोटॉन, ये समझ में आना चाहिए क्योंकि लिखने के लिए आता है एग्जाम में। ये Z एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का मास को MP ले लिए तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन Z इंटू MOP हो गया। और न्यूट्रॉन कितना बचा, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हो, हाँ A माइनस Z, इससे आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है
मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसका मास, इसको कुछ लिख दो, mxz है, जो लिखना है लिख सकते हो, इसको mn ऐसे करके लिखा जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस xza, इस तरह से बात समझ आ रहा है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ये है और मास ऑफ न्यूक्लियस ये है, तो दिक्कत। और अभी क्या बताया गया था साइंटिस्ट लोग ने, जाना समझा बूझा बताया हमें दुनिया को, जब सारे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर फोर्सेस से एटम के न्यूक्लियस के अंदर खुद को बांधता है, तो उस समय पर एनर्जी लॉस होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से पता चला है कि ये जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो एक्चुअली में ज्यादा होता है, किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस है। ये 9th को 10th को 11th को मालूम नहीं है, बात 12th के एंड में साइंस स्टूडेंट को मालूम चलता है। 9th 10th 11th में हमें यही सिखाया गया है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास जोड़ दो मास आ जाएगा। एक्चुअली में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास और न्यूक्लियस का जो इंडिविजुअल मास है उसमें थोड़ा सा ही सही बट डिफेक्ट होता है, उसी डिफेक्ट को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। और वो मास का डिफेक्ट होने की वजह से एनर्जी बनता है, और वही एनर्जी एटम के न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रख देता है, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। समझ आ रही बात? तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ से, अब ये इससे ज्यादा है, तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा डेफिनेशन के हिसाब से, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ये ज्यादा है ना, तो ZmP प्लस A माइनस ZmN, ये न्यूट्रॉन का है ना, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ xza, ठीक है। ये तो मास हुआ, मास थोड़ी एनर्जी होता है, दिस इज डेल्टा m, मास डिफेक्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये वाला क्या है, दिस इज आवर मास डिफेक्ट। अगर पूछा जाए तो केवल इतना है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगा, एनर्जी बराबर ये मास डिफेक्ट हुआ, mc स्क्वायर करने का जरूरत है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए, therefore बाइंडिंग एनर्जी विल बी, therefore बाइंडिंग एनर्जी विल बी, ये डेल्टा m है, इनटू क्या करना है, दिस इज इनटू c स्क्वायर करेंगे, इससे हमारा बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का, और ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा मास डिफेक्ट का। जल्दी से नोट करो। अब इसे थोड़ी सी आगे कैलकुलेशन के लिए हम लोग छोटे क्लास में 9th क्लास 10th क्लास 11th में और 12th में जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़े उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। बार बार बातें हो रही है एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, तो ये पढ़े थे हम लोग 11th 9th केमिस्ट्री में पहली बार। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, होता है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.66 into 10 की पावर माइनस kg, होता है ना। दिस 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 into 10 की पावर माइनस 27 kg, पढ़ोगे छोटे क्लास में। अब अगर एक एटॉमिक मास यूनिट का kg इतना है, तो इससे रिलेटेड एनर्जी कितना है आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्वेशन से, E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। सो दिस इज लाइक 1.66 into 10 की पावर माइनस 27 into 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ये आंसर जूल में आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर बैठे, इफ वी विल डिवाइड इट बाय 1.66 into 10 की पावर माइनस 27 into ये कितना होगा 9 into 10 की पावर 16, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये जूल से बदल करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और माइनस 13 से कर दूं और पावर 6, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बदल करके ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगा, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको याद करना होगा। ये कौन सा एनर्जी है, दिस इज एनर्जी रिलेटेड व्हेन एटॉम 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी को अगर हम लोग रिलेट करें आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा था, ये वाला भी जो आंसर आ रहा था, ये वाला भी जो आंसर आ रहा था E बराबर mc स्क्वायर, ये भी तो जूल में आता ना, है ना। इसको जैसे ही हम लोग 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इस चीज को ख्याल रखना। कई किताब में छोड़ो, ट्यूशन कॉपी में भी आपको
इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है। घर पर कंफ्यूज मत कर जाना कि वो कहां से आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटॉमिक मास यूनिट के साथ इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्वॉल्व होता है, तो यहां पर तो इतना एटॉमिक मास यूनिट डिस्ट्रॉय किए हो, इसके साथ गुना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, इसे नोट करो। डेफिनेशन तो वीडियो में रहेगा ही, बाकी किसका निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी? सिर्फ न्यूक्लियस का। क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहां से आया? मास डिफेक्ट निकाल दो और इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर दो, और यू कैन से मास डिफेक्ट निकाल दो इंटू सी स्क्वायर कर दो, तो इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। और ऊपर एग्जांपल में साफ साफ बताया गया कि मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहां तक लिखने के बाद अब इसमें एक क्लास अभी एक्चुअली में और बच रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक खुलता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसके बाद वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आप लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं स्टेबिलिटी की। केमिस्ट्री में आप लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की। मैं तो पढ़ाता नहीं हूं, बट आप लोग ऐसे पढ़े हैं छोटे क्लास से लेकर के 12th क्लास आते आते आप लोग बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप चलते हैं तो रिएक्टिविटी का वैल्यू जो है वो बढ़ता है। उस रिएक्टिविटी को दो हिस्सा में तोड़ लो, तो मेटल का बात करो तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। नॉन मेटल का बात करेंगे तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। सिंपल भाषा में बात करें तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ता है ना। अब इस स्टेटमेंट पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। 9th केमिस्ट्री, 10th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री, 12th फिजिक्स, बहुत सारा मेहनत हुआ है, बहुत सारी बातचीत हुई है। कैसे आप लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट 9th 10th वालों में क्या लगाते थे? आउटर मोस्ट में देखते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट में देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 9th 10th वैसे समझाया गया जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वही ज्यादा जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, इस हिसाब से। फिर जब 11th 12th में आए तो आप वही हाफ फील्ड ऑर्बिटल देखें कि वो भी ज्यादा स्टेबल होता है ना। 9th 10th में के 11 से बता रहे थे, 11th 12th में भी पता चला कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल देखो, वहां से भी पता चलता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है। बहुत सारी बातें आपने की हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बहुत सारे चैप्टर से निकले हो। मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया गया है कौन हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है तो कौन गर्म हवा के साथ रिएक्ट करता है। पानी में देखो कौन वाटर के साथ, कौन कोल्ड वाटर के साथ, कौन स्टीम के साथ, वहां से डिसाइड होता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। एक्चुअल कंसेप्ट ये है, मतलब सब एक्चुअली है, कोई भी इसमें फैक्चुअल नहीं है, वो सब आप पढ़े हैं तो सही ही पढ़े हैं, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि एटम का, न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जितना भी 118 टॉप एलिमेंट, 118 में से अंतिम का 11-12 तो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, उसको अगर हटा करके भी बात करो तो वो सारे एलिमेंट जिसके बारे में तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, एकदम पीछे वाला पीरियोडिक टेबल में जो सब, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। जो मेजर एलिमेंट है जिसके बारे में तुम और हम जानते हैं, उन सारे एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेटेड है, फिक्स्ड वैल्यू। और वहां से ही हम और आप और साइंटिस्ट देखते हैं ये डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, जो पढ़े हो केमिस्ट्री में ठीक ही है, सही ही पढ़े होगे, गलत कोई क्यों पढ़ाएगा। बट एक्चुअली में एलिमेंट का एटम का बाइंडिंग एनर्जी देखा जाता है। जिस एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी, और यू कैन से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर देखते हैं हम लोग। मतलब बाइंडिंग एनर्जी तो है बट उसके अंदर कितना सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी तो देखो, मतलब वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट ये है कि एटम, एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेटेड है। जिस एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसी को हम लोग स्टेबल बोलते हैं। केमिस्ट्री के भाषा में बात करो, फिजिक्स के भाषा में बात करो, बायोलॉजी के भाषा में बात करो, साइंस की भाषा में बात करो। डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड सब ठीक है, बट मोटा मोटी जितना भी एलिमेंट का एटम है उन सबका बाइंडिंग एनर्जी पहले से कैलकुलेटेड है। वो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग देख ही करके बता देते हैं। जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, अब ज्यादा वर्ड एक कंपेरेटिव वर्ड होता है। ज्यादा तुम कैसे बोल दोगे? ज्यादा हमेशा अगल बगल वालों को देख के पता चलेगा। अगर अगल बगल वालों से अचानक से किसी एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वही वाला एलिमेंट का एटम जो है वो स्टेबल होता है। और अगल बगल वाले जो लोग हैं जिनका बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो किसी तरह से कोशिश करता है अपना क्या बढ़ाने का, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने का कोशिश करता है। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो जाए
इसी चीज को केमिस्ट्री में जोड़ दो, 8th क्लास में से आज पहली बार पढ़े होंगे। कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट क्यों करता है, 9th में 10th में 11th में 12th में तुमको यही सिखाया गया ताकि वो एटम स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। एक्चुअली में सही पढ़े हो, कुछ गलत नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में, बट स्टेबल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं। स्टेबिलिटी जो केमिस्ट्री में आप बात करते हो उसको नापने झुकने का कोई तरीका नहीं, वो बोल चाल के भाषा में ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से और यू कैन से पूरे साइंस के हिसाब से एक्चुअली में हमें देखना पड़ता है कि एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी कैसा है, उसका कर्व देखना पड़ता है कि उसका बाइंडिंग एनर्जी का कर्व अपने अगल बगल वाले जो एटम है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है। वो अगर ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा, कम है तो कम स्टेबल होगा, कम है तो कुछ कुछ करके बढ़ाने का कोशिश करेगा, ज्यादा है बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा से भी अगर ज्यादा है, नहीं जरूरत से ज्यादा नहीं, ज्यादा वाला स्टेबल है तो कम वाले कुछ ना कुछ करके ट्राई करेंगे अपना बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए। उस कुछ ना कुछ को ही केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है स्टेबल बनने के लिए, और यू कैन से अपना बाइंडिंग एनर्जी अपने न्यूक्लियस का बढ़ाने के लिए ही कोई भी एलिमेंट का एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। यहां से वर्ड बन के आता है कौन स्टेबल है, नॉन स्टेबल है, कौन न्यूक्लियर फिजन में टेक पार्ट करेगा, कौन न्यूक्लियर फ्यूजन में टेक पार्ट करेगा, कौन सिंपल केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ये हम लोग केमिस्ट्री में जो आप पढ़े हो सब सही है, बट एक्चुअली में सारे ही एलिमेंट के एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बनाने के बाद ही हमें मालूम चल पाता है कि कौन सा एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें एक चीज बच रहा है कि मोटा मोटी जो मेजर एलिमेंट एटम जिसके बारे में बचपन से जान रहे हो उन सबका बाइंडिंग एनर्जी कितना है और अपने अगल बगल वालों से वो ज्यादा है कि कम है, वो केमिकली इनर्ट है, रिएक्ट करेगा किसी के साथ या फिर नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें इसका बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखना पड़ेगा, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे और एक क्लास में हमारा एक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे अगले क्लास में।